नमस्कार, जय हिंद। आपके लिए खास केस स्टडी आज लेकर आया हूं। यह केस स्टडी की सीरीज का 12वां पार्ट है। इस केस स्टडी का टॉपिक है सस्ते दामों में महंगे माल ले जाना और कंपनी को भारी चूना लगाना। इस पूरे केस स्टडी को समझने के लिए इसके दो पार्ट में समझते हैं। पहले पार्ट में ये कि उस कंपनी में किस तरह से ये फ्रॉड हुआ। दूसरी बात कि इस फ्रॉड से बचने के लिए क्या क्या आपको उपाय करने हैं ताकि आपकी कंपनी, आपकी फैक्ट्री, आपके प्लांट में इस तरह का फ्रॉड, इस तरह का सिक्योरिटी थ्रेट ना उत्पन्न हो। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। दरअसल ये घटना जो है एक मेरे पुराने परिचित हैं उनकी कंपनी का है। मैंने सारे मैटर को खुद से देखा है, तो मैं इसको आपको अच्छे तरीके से डिटेल में बता सकता हूँ। तो सबसे पहले समझते ये हैं कि ये घटना कैसे घटी। घटना कैसे घटी ये जानने के लिए जरूरी है कि वहां पर किस तरह से मटेरियल जाता था बाहर, क्या प्रोसेस था वो समझें। तो ये घटना जो है एक रिसाइकलिंग कंपनी की है, जहां पर कार और दूसरी गाड़ियां होती है उसके स्क्रैप मटेरियल आते थे और उस स्क्रैप मटेरियल को रिसाइकिल करके कॉपर, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इस तरह की अलग अलग चीजें निकाली जाती थी। बताने वाली बात यह है कि जैसे कॉपर भी होता था तो उसके कई अलग अलग ग्रेड होते थे, जिसकी कीमत 200 रुपये प्रति किलो से लेकर 600 रुपये प्रति किलो तक होता था। उसी तरह से जैसे प्लास्टिक होती थी, प्लास्टिक के भी 10 रुपए किलो से लेकर 100 रुपए किलो तक के अलग अलग ग्रेड के प्लास्टिक निकलते थे और उन सबके अलग अलग कस्टमर होते थे जो कि अलग अलग रेट में लेकर जाते थे। वहां पे तरीका ये होता था कि स्क्रैप का रिसाइकलिंग होने के बाद प्लांट के अंदर ये बड़े बड़े ढेर लगा के, एक के बाद दूसरा ढेर, दूसरे बाद तीसरा ढेर, अलग अलग मटेरियल का सब लगा रहता था। इस तरह से मटेरियल वहां पे रखा रहता था। अब उसमें होता था कि कोई भी ग्राहक आया, कस्टमर आया, मौके पे जाके मटेरियल को देखा, अगर मटेरियल पसंद आया तो फिर वो कंफर्म कर देता था। उसके बाद जो मार्केटिंग टीम होती थी, मटेरियल लोडिंग स्लिप इशू करवा देते थे उस कस्टमर को। इस मटेरियल लोडिंग स्लिप में वो गाड़ी कब लेकर आएगा, गाड़ी का नंबर क्या है, कितना वजन माल जाएगा, कौन लेने के लिए आएगा, उसका ट्रांसपोर्टर कौन है, ये सारी बातें उस मटेरियल लोडिंग लोडिंग स्लिप में लिखा हुआ रहता था। तो उस मटेरियल लोडिंग स्लिप को निर्धारित दिन पर गाड़ी, अपना जो कस्टमर होता था गाड़ी भेज देता था। गाड़ी को फिर मटेरियल लोडिंग स्लिप देख के सिक्योरिटी टीम गाड़ी को चेक करके फर्स्ट वेट करने के लिए भेज देती थी और फर्स्ट वेट होने के बाद गाड़ी में मटेरियल लोडिंग के लिए चला जाता था। जब मटेरियल लोडिंग के लिए उस जगह पे गया तो क्या होता था कि जो लोडिंग टीम होती थी वो मटेरियल लोडिंग स्लिप देखा और मटेरियल लोडिंग स्लिप को देखकर फिर वो गाड़ी में मटेरियल लोड कर देते थे। मटेरियल लोड होने के बाद वे ब्रिज पे फिर गाड़ी जाती थी, वहां से उसका नेट वेट निकलता था। नेट वेट के आधार पर डिस्पैच टीम उसका इनवॉइस बना देती थी और उस इनवॉइस को लेके ड्राइवर और अपनी गाड़ी को लेकर आउटगेट पे ड्राइवर चला जाता था। वहां पर सिक्योरिटी टीम, आउटगेट की सिक्योरिटी टीम मटेरियल लोडिंग स्लिप, इनवॉइस और गाड़ी को सबको चेक करके अपने सिस्टम में आउट करके गाड़ी को बाहर जाने देती थी। ये मोटे तौर पे सिस्टम था। अब क्या हुआ कि वहां पर इन्वेंट्री चेकिंग हुआ। वहां पर सिस्टम था कि हर क्वार्टर में 3 महीने पे पूरे प्लांट का जितने भी मटेरियल था सबकी इन्वेंट्री चेकिंग होती थी। यानी कि 3 महीने में जितने मटेरियल हैं, जितने मटेरियल बिके और जितने मटेरियल मौके पे मौजूद हैं, सबको वेरीफाई किया जाता था। जब ये वेरीफाई किया गया तो देखा गया कि जो सस्ते वाला जो प्लास्टिक मटेरियल था वो करीब 110 टन मटेरियल एक्स्ट्रा मिला। वहीं पर जो महंगे वाला प्लास्टिक था वो 110 टन कम मिला। 3 महीने में काफी बड़े अमाउंट का फर्क हो रहा था। तो ये बहुत परेशान करने वाली बात थी मैनेजमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो जब ये हुआ तो इसके बाद जांच पड़ताल की, काफी पूछताछ किया, सभी जितने भी कस्टमर थे उनसे पूछताछ किया, रॉ मटेरियल टीम है उनसे पूछताछ की, सीसीटीवी से देखा गया। जब सारी बातें की तो क्लू मिल गया और उसमें ये हुआ था कि एक जो सबसे बड़ा बायर था उसने क्या किया था कि मटेरियल लोडिंग टीम के साथ अपनी साठगांठ कर ली थी। और होता क्या था कि जब मटेरियल लोडिंग स्लिप लेकर ड्राइवर अंदर जाता था
तो मटेरियल लोडिंग वाली टीम थी, वो क्या करती थी ट्रक में मटेरियल लोड करते समय, कि जो अच्छा वाला प्लास्टिक था उसको पहले लोड कर देती थी, और ऊपर से जो कम दामों वाला जिसके नाम पर वो पैसा देता था उसको लोड कर देते थे। और फिर वो वजन होके इनवॉइस बन के चला जाता था। सिक्योरिटी वाली टीम भी आउट गेट पे चेक करती थी। उसको लगता था कि भाई इनवॉइस में तो प्लास्टिक लिखा हुआ है और मटेरियल भी प्लास्टिक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बेसिस पे वो गाड़ी इस तरह से लगातार पता नहीं कितने महीनों से ये इस तरह से चल रहा था। तो इस तरह से ये पकड़ में आ गया। पकड़ में आने के बाद ठीक है, कंपनी बड़ी कंपनी थी तो इसलिए उस बायर को ब्लैकलिस्ट कर दिया। फिर जितने नुकसान हुए थे सब उसने रिकवर किया, फिर उसके बाद एफआईआर भी लॉन्च कर दिया। तो सारी बातें हुई। तो ये काफी गंभीर मसला है, और इस तरह के जो तरीके हैं कई कंपनियों में होते रहता है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है ये अब समझना कि आखिर इस तरह की प्रॉब्लम आपकी कंपनी में नहीं हो तो क्या क्या कार्रवाई करें। ये कार्रवाई करने की कुछ खास बातें हैं, इसे आप ध्यान से सुने। सबसे पहले ये कि आप अपने मैनेजमेंट से बात करके, आपकी जो मटेरियल हैंडलिंग टीम है उनसे बात करके, इस तरह के जितने भी मटेरियल जाने वाले हैं उनको प्रॉपर तरीके से लेआउट करवाएं। सब अलग अलग मटेरियल को अलग अलग जगह रखें, एक से दूसरे मटेरियल के बीच में गैप रखें। सभी मटेरियल का प्रॉपर तरीके से नामकरण करवाएं, उसका क्या नंबर है नंबर लिखवाएं, और उसी के बेसिस पे फिर जब मटेरियल लोडिंग होना होना चाहिए। दूसरी बात, जो लोडिंग का जगह है हमेशा वो फिक्स होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर मटेरियल की लोडिंग यहाँ पे होगी, ये वाली मटेरियल की लोडिंग यहाँ पर होगी, ताकि इससे कंट्रोल करने में आसान हो। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मटेरियल लोडिंग का पूरा प्रोसेस इस तरह से होना चाहिए कि ट्रक को आपको इस तरह से खड़ा करें ताकि जब लोडिंग हो रहा हो तो सारा का सारा फुटेज सीसीटीवी में आना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा इस तरह से फिक्स हो कि पूरे लोडिंग प्रोसेस को कवर करके रखे। इससे क्या होता है कि जो बायर होता है, जो ड्राइवर गाड़ी लेके आया है, उसको घबराहट रहती है, उसको लगता है कि सामने कैमरा दिख रहा है, तो वो कुछ भी गलत करने से घबराता है। जो लोडिंग टीम गलत कर रही होती है उसको भी घबराहट होती है। इसके बाद एक और चीज, कई जगहों पे होता है कि जब मटेरियल लोडिंग होती है तो उसमें सिक्योरिटी के लोग होते हैं मौजूद। तो हो सकता है कि कई बार सिक्योरिटी टीम भी मिल जाए। तो इससे बचने के लिए जरूरी है कि सिक्योरिटी के भी जो गार्ड हैं उनको भी बदल बदल के रोटेशन करके लगाना चाहिए। जैसे कि मटेरियल लोडिंग वाली टीम को बदलना है, उसी तरह से सिक्योरिटी टीम को रोटेशन करके वहां पर ड्यूटी देना है। इसके बाद एक और इसमें ध्यान में जरूरी है कि सिक्योरिटी टीम को मटेरियल की पहचान करने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। यानी कि जो बंदे आउट गेट पे डिप्लॉयड हैं, तैनात हैं, उनको मटेरियल पहचान करने का तरीका आना चाहिए। उनको इस तरह से ट्रेनिंग दें कि कोई मटेरियल जा रहा है तो वो मटेरियल को देख के समझ सकें कि भाई आखिर वो मटेरियल है क्या, जो इनवॉइस में मटेरियल लिखा है क्या वो वही मटेरियल ऑन ग्राउंड है। तो इस तरह से उनको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। इसके बाद फिर कि जब इन्वेंट्री का जो प्रोसेस है, जो पीरियोडिक 3 मंथ्स पे या 1 मंथ पे जो भी होता है, अलग अलग प्लांट अपने तरीके से तय करता है, इन्वेंट्री की चेकिंग होना का सिस्टम जरूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा रखते हैं तो इससे क्या होगा कि अगर कोई नुकसान हो रहा हो कंपनी को तो जल्दी पता चल जाएगा, तो इससे भारी नुकसान होने से बचा जा सकता है। इसके बाद जो सिक्योरिटी के एंगल पे एक बहुत बड़ा इसमें मैटर उसको जरूर करना चाहिए कि अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क जरूर रखना चाहिए। चाहे वो जहाँ पे स्क्रैप खरीदा जा रहा हो वहाँ, या जिस साइट पे आप काम कर रहे हैं उस साइट में आपके कुछ लोग होने चाहिए कि इस तरह की कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसकी सूचना आपको मिल सके। अगर आपको इस तरह की सूचना मिलेगी तो लोग इस तरह के काम करने से घबराएंगे, आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं। तो ये कुछ जो चीजें मैंने बताई कि आपको क्या सावधानी बरतना है, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि किसी भी साइट पर कैसे सस्ते में आप कम पैसा दे रहे हैं और महंगे माल ले जा रहे हैं और ये पूरा फ्रॉड कर रहे हैं। तो इससे बचने के उपाय भी मैंने आपको बताया कि क्या क्या सिक्योरिटी के तरीके से आपको, क्या क्या सिक्योरिटी के हिसाब से आपको कार्रवाई करना है। अगर ये बात आपने समझ ली है तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने साइट पर इस तरह के फ्रॉड होने से बचा सकते हैं, कंपनी को सिक्योर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये केस स्टडी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यहीं पे एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि केस स्टडी की मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उस प्लेलिस्ट का नाम है केस स्टडी। आपको जितने भी इस तरह के केस स्टडी मैं अपलोड कर रहा हूँ, सारे केस स्टडी यहाँ पर दिखेंगे। आगे आने वाले भी जो केस स्टडी वो भी यहाँ पर दिखेंगे। तो आप उस केस स्टडी को सेव करके रखें, आप हमेशा रेफर करते रहें, आपको जरूर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।